हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम यू ऑल। आई विकास कुमार फ्रॉम मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट्स। चलिए आज कुछ नया टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। अब तक हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ते आ रहे हैं। तो लास्ट टॉपिक हमारा नोमेनक्लेचर था और नोमेनक्लेचर में हमने काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। तो कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जिसको मैं बाद में डील कर दूंगा। फिलहाल आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका नाम है, जिसका शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं हम लोग GOC। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं GOC, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक का बहुत अहम हिस्सा होता है GOC। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो सबसे अहम हिस्सा है, अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने जा रहा है आगे चल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्योंकि नोमेनक्लेचर पढ़कर कोई किसी को भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो बस एक नाम मात्र है कि हम किसी भी कंपाउंड का नेमिंग करते कैसे हैं, या फिर कोई भी कंपाउंड गिवन कंपाउंड है तो उसका हम नाम कैसे लिखते हैं। अप टू दिस मच ये इतना ही केवल आपको समझ में आएगा। लेकिन बाद बाकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सी चीज़ें कैसे हो रही है नहीं हो रही, वो सारी बातें आपको कहीं ना कहीं समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, तो सबसे पहले GOC से स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। तो बिना हाइब्रिडाइजेशन के आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC थोड़ा सा मुश्किल है आपको समझना। तो पहले मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन, बहुत छोटा सा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, बहुत ब्रीफली नॉलेज दूंगा मैं आपको, तो वो समझना ज़रूरी है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर कि आपको GOC में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है। जैसे कि आप रेजोनेंस पढ़ेंगे तो आपको रेजोनेंस में हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आप आगे बढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आगे जितना ज़्यादा आगे बढ़ते जाएंगे आपको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का ज़रूरत पड़ता चला जाएगा। फाइन, तो एक छोटा सा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि जब मैं आपको हाइब्रिडेशन का टॉपिक प्रॉपर वे में जब पढ़ाऊंगा तो वो आपको मैं वहाँ अच्छे से डील कर दूंगा। बट यहाँ जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ही सिंपल सा तरीके बताऊंगा और मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो GOC से पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा हाइब्रिडाइजेशन, वो जो छोटा सा टॉपिक है। फाइन, चलिए देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है पहले। तो देखिए क्या लिखा है हमने यहाँ पर, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको। तो हाइब्रिडाइजेशन, देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, आपको ऑर्बिटल के बारे में पहले से हमने जानकारी दे दिया है। तो ऑर्बिटल्स के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आप हाइब्रिडाइजेशन को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इसीलिए मैंने पहले आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में, जो अगर आप देखें पहला लेक्चर, तो पहले लेक्चर में आप देखेंगे कि वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स के बारे में आपको जानकारी दिया है मैंने। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन होता है कि यदि दो ऑर्बिटल्स को मिलाया जाए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यदि दो ऑर्बिटल्स को मिला के किसी तीसरे ऑर्बिटल्स को बनाया जाए और उनका जो एनर्जी होगा ऑर्बिटल्स का, उनका ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी है से, देखिए अगर दो अलग अलग ऑर्बिटल्स को मिलाया जाए तो उन दोनों का एनर्जी कहीं ना कहीं डिफरेंट होगा, या फिर हो सकता है कि दोनों ऑर्बिटल सेम हो। तो थोड़ा सा एनर्जी का भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर देखिए हाइब्रिडेशन को समझने के लिए आपको वो थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए उसको, हाइब्रिडेशन के एनर्जी के बारे में। तो यदि दो ऑर्बिटल्स को एक साथ मिक्स किया जाए और उसके हो सकता है कि उन दोनों का एनर्जी सेम हो, या फिर हो सकता है कि उन दोनों का एनर्जी डिफरेंट हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि यदि, लेकिन एनर्जी अगर डिफरेंट हो तो उन दोनों का एनर्जी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बहुत लिटिल अमाउंट में चेंजेस होनी चाहिए। अदरवाइज़ वो हमारा जो ओवरलैपिंग होगा, जो आप इंटरमिक्सिंग करेंगे, वो आपका अच्छा ओवरलैपिंग नहीं होगा। फाइन, तो इसीलिए यहाँ उसी हिसाब से आपको देखना है, ध्यान देना है कि उसका जो दो ऑर्बिटल्स जब आप इंटरमिक्स कर रहे हैं, जो मिला रहे हैं दोनों ऑर्बिटल्स को, ध्यान रहे कि वो दोनों का एनर्जी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए उन दोनों में। फाइन, तो अभी यहाँ वैसे ही हम करने जा रहे हैं कि दो ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग करेंगे, और इंटरमिक्सिंग करने के बाद जो तीसरा हमारा ऑर्बिटल मिलेगा उस प्रोसीजर्स को हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट ऑर्बिटल्स having same energy or little bit difference of energy is called hybridizations.
ओके अगर आपको डेफिनेशन के तौर पे लिखना है तो आप डेफिनेशन के तौर पे आप इसको लिख सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, इट इज़ द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर, हो सकता है टू और मोर भी हो सकता है आपका, तो टू ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग, इट इज़ द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स हैविंग nearly same energy or little bit different energies is called hybridizations। ओके तो चलिए मैं आपको डेफिनेशन कुछ बताने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बस मैं हल्का सा डील कर दिया, मेनली डेफिनेशन पे कोई जाता नहीं है, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये निकालते कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, बस ये जानिए कि उसका क्या है हाइब्रिडाइजेशंस। तो अभी सबसे पहली बात, हाइब्रिडाइजेशंस को जानने के लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान देना होगा। कुछ रूल्स हैं इसके, तो पहले उसके रूल्स पर जाते हैं हम लोग। किसी भी कंपाउंड में, गिवन कंपाउंड में उसका हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे निकालोगे। ओके तो देखिए हम पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बताते हैं, बहुत आसान सा तरीका है। तो आपके बारे में देखिए, आपको सबसे पहले एक चीज़ के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है। ओके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, पहले मैं बता देता हूँ आपको कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि जो ऑर्बिट के या फिर सेल के सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो ऑर्बिट के सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा या फिर सेल के सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कहता है, रूल क्या कहता है आपको देखिए, यदि इफ, रूल कहता है इफ द सम ऑफ valence electron of the, if the sum of valence electron of what, of last orbit या फिर आप इसको सेल बोल सकते हैं। यदि क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ लास्ट ऑर्बिट या फिर सेल, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा रूल, तो हमारा वही ग्रेटर देन टू और लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। डिवाइड कितना से करेंगे हम, 2 से करेंगे। तो उसके बाद फिर यदि आपका यहाँ पर क्या होता है, अगर 8 से ग्रेटर देन होता है और लेस देन कितना, इलेक्ट्रॉन की बात है, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, देखिए ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ओके तो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए, ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा सम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यदि आपका 2 से ज़्यादा आता है और 8 से लेस आता है तो आप डिवाइड करेंगे 2 से, फाइन। और यदि 8 से ज़्यादा आता है, ओके यदि 8 से ज़्यादा आता है और इक्वल टू आता है कितना से, 56 से, तो आप डिवाइड करेंगे कितने से, 8 से डिवाइड करेंगे। और यदि 56 से ज़्यादा आता है तो आप कितने से डिवाइड करेंगे, इसको 18 से डिवाइड करेंगे आप। तो ये सब सारी चीज़ें आपको आने वाली क्या है, ये सब आने वाले जो चीज़ें हैं आपके, इन तमाम चीज़ों को अगर देखिए, ये हमारा सम ऑफ इलेक्ट्रॉन आने वाला है बीच में, इन दोनों के बीच में देखिए, यदि ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका, ये क्या है, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके तो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि 2 से ज़्यादा होता है और 8 से लेस देन होता है तो आप कितना से डिवाइड करेंगे उसको, 2 से। तो आने वाला क्या है, तो आने वाला हम बताएंगे, पहले आप देख लीजिए रूल्स को। उसके बाद फिर आपका अगर 8 से ज़्यादा आता है और लेस देन 56 होता है तो ये हम कितने से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। और ग्रेटर देन 56 होता है तो हमें कितना से डिवाइड करना है, 18 से डिवाइड करना है। तो चलिए ये फिलहाल आप रूल देखिए और मैं इधर आपको समझाता हूँ क्वेश्चंस। तो देखिए, चलिए देखिए क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे इसको। तो रूल्स को जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन कहता है कि CH4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो CH4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो CH4 हमारा क्या होता है,
CH4 CH4 मतलब क्या हुआ कि सबसे पहली बात आपको ये जानना ज़रूरी है कि हाइब्रिडाइजेशन में हमारा सेंट्रल एटम क्या होता है, सेंट्रल एटम को हम कैसे डिसाइड करते हैं। ओके, तो सेंट्रल एटम का जानना बहुत आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सेंट्रल एटम के बिना आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही यही उठता है हमारा कि हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है, वो तो आपको हमने बता दिया। और यदि अब ये कोई पूछता है कि सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन हम किस एटम का निकालते हैं, ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन हम अगर नॉर्मली कोई क्वेश्चन ये पूछता है कि इसका CH4 का या फिर किसी भी कंपाउंड का अगर पूछता है हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आपका पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन आप किसका पूछ रहे हैं। ओके, और यदि वो हाइब्रिडाइजेशन ये नहीं बोल रहा है कि किसका पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, सेंट्रल एटम जो होगा उसका आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल देना। तो सेंट्रल एटम कैसे आप डिसाइड करोगे, तो सबसे पहली बात ये आता है कि सेंट्रल एटम का डिसाइड आप कैसे करोगे। तो सेंट्रल एटम का डिसाइड करने के लिए बहुत सा आसान सा टॉपिक है, बहुत सा आसान सा चीज़ है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये देखना है कि हमारा जो सेंट्रल एटम होगा उसका कंडीशन ही यही है कि सेंट्रल एटम जो होगा वो सबसे पहली बात क्या होगा। चलिए पहले सेंट्रल एटम के बारे में जान लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सेंट्रल एटम को पहचानने के लिए कैसे हम करेंगे, पहला देखिए, फॉर टू नो सेंट्रल एटम, टू नो सेंट्रल एटम, पहला कंडीशन क्या होगा हमारा, पहला कंडीशन ये होगा कि वो क्या होगा, लेसर नंबर में होगा, वो क्या होगा हमारा, लेसर नंबर में होगा, फाइन। दूसरा क्या होगा, लेस एटॉमिक नंबर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब वो जो एटम होगा आपका सेंट्रल एटम, जो भी हमें नहीं पता है कौन सा सेंट्रल एटम है, जो कंडीशन आपको मैं लिखा रहा हूँ वो कंडीशन को जो भी सेटिस्फाइड करेगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा सेंट्रल एटम्स। हमें नहीं पता है कि सेंट्रल एटम कौन है, ओके, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि सेंट्रल एटम का लिए कंडीशन क्या है। तो कंडीशन हमारा ये है कि वो सबसे पहली बात क्या होगा, लेसर नंबर में होगा फर्स्ट। दूसरा क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उसका। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या, कि जो सराउंडिंग एटम्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ओके, तो जो सराउंडिंग एटम्स है उससे वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और तीसरा बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बात कर रहे हैं और दूसरा हम लेसर नंबर में भी बात कर रहे हैं। तो देखिए एक्सेप्शन है हमारे पास यहाँ पर, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ओके, तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन क्या है, ये जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक्सेप्ट में हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, ओके, हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, सेंट्रल एटम कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने एक्सेप्शन में डाल दिया है। एक्सेप्शन में मतलब हाइड्रोजन हमारा एक्सेप्शन होगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन चाहे वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो चाहे मोर या फिर कितने नंबर में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा एक्सेप्शन में डाला गया है। तो देखिए ये पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, देखिए आपको मैं आगे बढ़ाता हूँ। आगे जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो पाएगी। देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया कि कोई भी कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कंपाउंड लिया, सपोज यहाँ पर जैसे CH4 की बात कर लें हम लोग, CH4 हमने लिखा है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर CH4 लिखा है। CH4 में क्या किया हमने, हमें ये जानना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्योंकि नॉर्मली कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने आप क्या करोगे, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका सेंट्रल एटम को ढूंढोगे। आपसे ये तो नहीं कहा कि किसका निकालना है, तो आप क्या करोगे, जब आपसे कहा गया डायरेक्टली CH4 का बोला गया, इसका मतलब क्या करोगे आप कि सेंट्रल एटम का निकालोगे। तो सेंट्रल एटम को तो पहचानने पहले आना चाहिए आपको, तो सेंट्रल एटम को पहचानोगे कैसे आप, तो सेंट्रल एटम को पहचानेंगे इस कंडीशन से। ये हमारा कंडीशन फॉर नोइंग द सेंट्रल एटम्स। तो सेंट्रल एटम का कंडीशन ये क्या है हमारा, सबसे पहले बोल रहा है लेस नंबर होना चाहिए। सबसे पहला क्या बोला, लेस नंबर में। तो आप देखिए यहाँ CH4 में हमारा लेस नंबर में क्या है, कार्बन है, कार्बन हमारा लेस नंबर है। दूसरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए। तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा हमारा, यहाँ पर हाइड्रोजन का कम होगा। लेकिन अगर जैसे ही आप आगे तीसरा कंडीशन देखते हैं तो तीसरा कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि तीसरा कंडीशन एक्सेप्शन में हाइड्रोजन को रखा गया है, मतलब हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के बावजूद भी वो सेंट्रल एटम नहीं हो सकता है।
ओके। और दूसरी बात और कि यहाँ पर देखिए CH4 आपको ज़्यादा नंबर में है, तो ज़्यादा नंबर में है तो वैसे भी आपका क्या होगा, वो आपका ज़्यादा सेंट्रल एटम नहीं हो सकता कभी भी। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या होगा, कार्बन को हमें क्या करना है, आपको सेंट्रल एटम को चूज करना है। फाइन, तो यहाँ पर हमने कार्बन हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि हम इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, इसको आप इसको तो देखिए अभी हमने क्या करना है, मान लीजिए कि हमको क्या पूछा गया, CH4 का हाइब्रिडेशन पूछा गया। तो CH4 का हाइब्रिडेशन में हमने अभी जस्ट बताया आपको कि C हमारा क्या है, सेंट्रल एटम है। C हमारा सेंट्रल एटम है, तो हमारा C क्या सेंट्रल एटम को पता चल चुका है। कैसे हमने पता किया वो आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको। वैसे ही आपको सारे कंपाउंड्स के अंदर आपको पता चल जाएगा सेंट्रल एटम क्या है। ओके, तो देखिए अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले जो काम है, सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले काम हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जानना जरूरी है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें कैसे पता चलेगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका हम कन्फिग्रेशन करेंगे। कन्फिग्रेशन में कैसे करना है, सबसे पहले देखिए पहला जो नियम है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द कन्फिग्रेशन ऑफ द गिवन एलिमेंट। ओके, पहला प्रोसीजर है राइट डाउन द कन्फिग्रेशन ऑफ द सेंट्रल एटम्स। फाइन, तो सेंट्रल एटम हमारा कार्बन है, कार्बन का कन्फिग्रेशन क्या होगा, मान लीजिए हमने KLM से करते हैं, KLM। तो बताइए पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, तो पहले सेल में कितना हो गया हमारा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और कार्बन का कितना होता है, कार्बन का हमारा होता है 6, Z बराबर कितना हो गया 6, तो Z बराबर 6 हो गया। तो कार्बन का कितना हो गया 2, कार्बन का पहला 2 हो गया। उसके बाद फिर L में कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन अगर आप भरते हैं इसमें तो और हमें चाहिए कितना, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका मतलब L में कितना होना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो होना था 8 लेकिन हुआ कितना 4, क्योंकि हमें नीड है कितने इलेक्ट्रॉन का, वाले 6 इलेक्ट्रॉन का नीड है, इसलिए हमें कितना देना पड़ेगा, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। टोटल मिला कितना हो गए, 2 + 4 6 हो गए। तो टोटल हमें कितना 6 इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो देखिए सबसे पहली बात इसमें जानना ये जरूरी है आपको कि इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है। ओके, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो हमारा यही होगा, क्योंकि ये सबसे लास्ट वाले सेल का इलेक्ट्रॉन यही है। ओके, ये तो हमारा इनर हो गया, तो इसका हम यूज़ नहीं करेंगे। सबसे बात ध्यान देने वाली बात है आपको, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा क्या है, लास्ट सेल में हमने पहले बताया था आपको, इफ द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द लास्ट ऑर्बिट या फिर सेल, तो उसका जो भी होगा हमें क्या करना, उसको सम करनी है। तो हमें कार्बन का मिल चुका है, कार्बन का कितना 4 है। अब हाइड्रोजन का कर लेते हैं। आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि K में कितना होता है 2, K में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिखना चाहेंगे, वो हो जाएगा गलत। तो इलेक्ट्रॉन 2 नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर 2 आप लिखते हैं यहाँ पर K में, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 1। हाइड्रोजन मतलब एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसको हम परमाणु संख्या कहते हैं। तो वो अगर आपका मान लीजिए K में अगर 2 डालते हैं, तो फिर वहाँ क्या होगा आपका, वो 2 इलेक्ट्रॉन तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता हाइड्रोजन में, क्योंकि हाइड्रोजन केवल ओनली 1 हाइड्रोजन के लिए 1 एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं, उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन देने हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 1 लिख दो। तो अब देखिए, तो अब आपके पास कितने हो गए, इसके लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन भी यही होगा, क्योंकि ये पहला ही ऑर्बिट इसका लास्ट ऑर्बिट हो गया, क्योंकि इससे ज़्यादा आप आगे बढ़ नहीं रहे हैं। इसका मतलब यही हमारा क्या हो गया, लास्ट ऑर्बिट हो गया, या फिर सेल बोल सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है। तो टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए, पहले टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका, टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द लास्ट ऑर्बिट ऑफ द लास्ट ऑर्बिट। टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द लास्ट ऑर्बिट कितने हो गए हमारे पास में, देखिए कार्बन का कितना है 4 प्लस हाइड्रोजन का कितना है 1,
लेकिन ध्यान रहे आपको एक बात और कि हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन के लिए 1 है और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। तो 4 हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, काउंट कीजिए, ये हमारा हो जाएगा 4 + 4, ये हमारा 8 हो जाएगा। ओके, तो 8 हो गया। तो अब देखिए, अब आप जो आपको मैंने रूल्स लिखा है उस रूल्स में आप देखिए, रूल्स में क्या लिखाया गया है कि यदि ग्रेटर देन 2 और लेस देन 8 होता है, यदि सम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें हम लोग, वहाँ पे बताए थे आपको कि यदि सम ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 2 और लेस देन 2 होता है तो वो हमारा कितना से डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो हमें यहाँ कितना से डिवाइड करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। तो अभी देखिए डिवाइड करिए इसको, तो डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, 8 / 2 कितना आएगा, 4। तो ये कितना आपको मिल रहा है, 4 मिल रहा है। ये 4 क्या है, ये 4 जो आया वो आपको क्या आया, ये जानना बहुत जरूरी है आपको। तो ये जो 4 आया आपका, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बोलते हैं। तो आपको ये जो 4 आया इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो मतलब ये हुआ कि आपको कितने ऑर्बिटल्स चाहिए, आपको चाहिए कितने ऑर्बिटल्स, 4 ऑर्बिटल्स चाहिए इसको फुलफिल करने के लिए। तो आपको 4 ऑर्बिटल्स लेने पड़ेंगे। तो 4 ऑर्बिटल कहाँ से लोगे आप, तो आपको पता है SPDF के बारे में पहले से जानकारी है। तो SPDF में S में कितना होता है, S में एक 1 होता है, और P में कितना होता है, 3 ऑर्बिटल्स, D में कितना होता है, 5 ऑर्बिटल्स, एंड F में कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट। तो आप क्या करोगे, वहाँ से इजीली आप आराम से उठा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आप चलिए ये आप देख लीजिए, मैं फिर ऊपर बता रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए ये जो आपका 4 नंबर ऑफ ऑर्बिटल चाहिए। आप देखिए S में कितना आपके पास में है, S में 1 है, P में कितना है, 3 है, SPD में कितना आपका 5 है, और F में कितना है आपके पास में है 7। तो आपको चाहिए कितना, आपको चाहिए केवल कितना, आपको ओनली 4 चाहिए। तो S में कितना है, 1 है, तो पहले आप 1S ले लीजिए, S में से 1 ले लीजिए। ओके, अभी आपके पास कितना चाहिए, और 3 चाहिए। तो इसका मतलब क्या करेंगे, आप S तो ले चुके हैं, आपका S बचा नहीं है। अब क्या बचा आपके पास, P में 3 को बचा हुआ है, देखिए P में 3 होता भी है, और आपको चाहिए भी कितना, 3 ही चाहिए। तो यहाँ से क्या करिए, आप 3P ले लीजिए। तो टोटल आप क्या बन जाएगा, ये sp3, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, आपको 4 ऑर्बिटल चाहिए, 4 ऑर्बिटल में से एक हमने क्या किया, S से उठा लिया 1S, और 3 को अभी भी 3 आपको रिक्वायर्ड है, क्योंकि 4 आपको चाहिए। तो 4 में से आपने क्या किया, सिर्फ एक ही लिया है। अभी आपको 3 और चाहिए, तो 3 और चाहिए, मतलब यहाँ से हमने P से 3 उठा लिया, 1S + 3P कितना हो जाएगा, sp3, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि CH4 का अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ओके, चलिए एक तो ये हो गया। दूसरी बात हम करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास और क्वेश्चन है, सपोज CH4 था, अब मान लीजिए कि हमें क्वेश्चन पूछा गया किसका, PCl3 की बात कर ले हम, PCl3 है, PCl5 है, या फिर H2SO4 है, इन सब का हमें निकालना है, या फिर हमारे पास H2O है। तो इन सब पे आपको क्या करना है, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे आप, तो इन सब में आपको नॉर्मली क्वेश्चन पूछा गया है कि आप PCl3 निकालिए, PCl5 का निकालिए, H2SO4 का निकालिए, H2O का निकालिए। तो आपको क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया इसलिए आपको क्या करना है, डायरेक्टली सेंट्रल एटम को आपको जज करना है कि सेंट्रल एटम कौन सा है, और आपको क्या करना है, डायरेक्टली उसको हाइब्रिडाइजेशन निकाल देनी है। फाइन। तो देखिए आपको एक बात मैं बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सबसे पहले दिक्कत क्या होता है, यहाँ पर दिक्कत क्या होता है कि उसका हमें एटॉमिक नंबर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि एटॉमिक नंबर आपको पता नहीं है, तो आप क्या कन्फिग्रेशन कर पाओगे उसका, आप नहीं कर पाओगे, राइट। क्योंकि आपके पास तो एटॉमिक नंबर का जानकारी है ही नहीं, तो आप कैसे करोगे। तो एटॉमिक नंबर अगर आपको नहीं भी आता है तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको कन्फिग्रेशन, आपको उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता चलेगा। ओके, तो वो कैसे संभव है, बिल्कुल संभव है। देखिए किसी भी एलिमेंट जितने भी पीरियोडिक टेबल हैं आपके पास में, तो मतलब पीरियोडिक टेबल की जो भी हैं, तो उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पीरियड्स में और दूसरा ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो अब देखिएगा उसका जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या,
मतलब उसके जो लास्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके ग्रुप नंबर के बराबर होता है। क्या बोला मैंने? उसके ग्रुप नंबर के बराबर होता है। तो ग्रुप नंबर के बराबर मतलब क्या होगा कि जितना उसका ग्रुप नंबर होगा, जितना उसका ग्रुप नंबर होगा उसका उतना ही उसके लास्ट ऑर्बिट में उसका इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। तो आपके दिमाग में फिर सवाल आने लगेगा कि सर अगर क्लोरीन है, क्लोरीन का जो हमारे हेलोजन ग्रुप है जिसको 17th ग्रुप बोलते हैं हम लोग, तो हेलोजन ग्रुप में तो 17 आता है, तो क्या इसका हम 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे? नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 17 कभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता है, या तो वो ऑक्टेट हो सकता है या फिर डुप्लेट हो सकता है। ओके, तो 7 अगर हम 1 से लेकर के 2 के बाद जैसे 3 होता है, तो 3 होने के बाद क्या हो जाता है? 3 4 5 6 7 8 तक हमारा क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। उससे ज़्यादा हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि ऑक्टेट पढ़ने के बाद तो वो ऑलरेडी स्टेबल है, तो फिर तो वो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो जैसे ही आप 8 से ज़्यादा बढ़ोगे तो फिर आपका 1 2 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ग्रुप नंबर अगर बात करते हैं 17 का, तो वो हमारा 17 नहीं 13 भी है। तो 17 छोड़ो, 13 की बात कर लें। 13 में भी क्या मतलब, इसका मतलब क्या 13 हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं। तो 13 मतलब क्या हुआ कि 2 + 8 कितने हो गए? 2 + 8 हमारा 10 हो गया। तो 2 हमारा क्या हो गया? 2 भी हमारा किसी इनर्ट गैस का ये है आपका कॉन्फ़िगरेशन है, और 2 + 8 10 ये भी हमारा किसका है? इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है। तो 10 तक जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके बाद जो कोई होगा आपको सीधा, अगर 10 के बाद 11 होता है तो हमारा कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1, और 12 होता है तो 2, 13 हुआ तो 3। तो इस तरह से हम देख लेंगे। अगर 14 हुआ तो आपके, अगर 14 हुआ तो आपका 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस तरह से हमें देखना है कि अगर 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आता है तो 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करना है अपने को? 10 को छोड़ के जितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन बच रहे वही हमारा क्या हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ओके, तो जैसे आप देखिए पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, कुछ एस ब्लॉक की बात करें। पहला ग्रुप जिसका पहला और दूसरा ग्रुप हमारा एस ब्लॉक होता है, और उसके बाद फिर आपका 13 से लेकर के 18 तक हमारा क्या होता है? पी ब्लॉक होता है। तो 13 से लेकर के पी ब्लॉक में तो हम इस हिसाब से देखा जाए तो 13 का तो 13 हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, तो जैसे आपने 13 गया मतलब क्या 10 से आपने एक्स्ट्रा चला गया, तो 10 से एक्स्ट्रा गया मतलब जो तीसरा ग्रुप है, जो बोरोन जिसको बोलते हैं हम लोग, तो बोरोन से हमारा स्टार्ट होता है। तो बोरोन हमारा क्या होगा? वो हमारा वहाँ से क्या हो जाएगा? 10 + 3 13 हो जाएगा। तो आप क्या करना है? बोरोन का 3 से स्टार्ट करना है आपका। बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 3। ओके, और उसके बाद फिर जितने भी आप आगे बढ़ते जाइए, तो उसके बाद फिर आपका कार्बन आएगा, उसके बाद फिर आपका नाइट्रोजन आएगा। ये पीरियड की बात कर रहे हैं हम। तो आप देखिएगा यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका PCl3 है, PCl5 है, H2SO4 है और H2O है। तो सबसे पहले मैं PCl3 की बात कर लेता हूँ। तो PCl3 में अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप एटॉमिक नंबर से आसानी से निकाल सकते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है फास्फोरस का? आपको पता है कि P4 15, मतलब 15 होता है इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। तो आप क्या करोगे? इसका कन्फिग्रेशन सबसे पहले कन्फिग्रेशन करना है आपको, KLM हो गया। तो देखिए KLM करेंगे, सबसे पहले कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? पहले तो 2 आएगा, फिर कितना आएगा? फिर आपको आएगा 8, 2 8, क्योंकि आपको चाहिए कितना? 15 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 15 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 2, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। L में कितना आएगा? 8, और उसके बाद इसमें कितना आता है? 18 आता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 आता है। लेकिन आपको 18 अगर देते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको कितना चाहिए? ओनली 15 चाहिए। तो 10 तो हो चुके हैं, आपको यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5। तो हमारा लास्ट जो ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हमारा हो गया लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद देखिए क्लोरीन की बात कर लें, तो क्लोरीन कितना होता है? 17 होता है। तो क्लोरीन 17 होता है, तो आपका पहले कितना होगा? 2, ये इतना होगा 8, और यहाँ पर 2 8 हो गया, 10 हो गया, 10 + 7 17 हो गया। तो बताइए हमारा सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया टोटल? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? टोटल कितना हो गया बताइए? टोटल हमारा हो, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा 5 किसका हुआ? फास्फोरस का, प्लस 7, और ये 7 हो गया किसका? एक देखिए यहाँ पर कितना है? 7 है पहले, देखिए 7 इंटू एक क्लोरीन का 1 7, तो 3 क्लोरीन कितना हो जाएगा? 3 7, तो मतलब कितना होगा? 3 से गुना कर देते हैं। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास में? 7 पे 21, 21 5 26, 26।
तो 26 हुआ, तो 26 क्या हुआ आपको, किससे ज़्यादा हो गया, 8 से ग्रेटर देन हो गया, तो 8 से ग्रेटर देन हो गया तो इसका आप क्या करोगे, 8 से ग्रेटर देन और 56 से लेस देन है, तो 8 से ग्रेटर देन और 56 से लेस देन है, तो आप डिवाइड कैसे करोगे, इसको 8 से डिवाइड करोगे, तो इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, चलिए यहाँ पर कर दिखाते हैं आपको, 8 या 24, 24 से डिवाइड, तो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना बच गया, 2 बच गया। अब देखिए ये जो 2 है आपका, तो ये 2 आपका क्या है, ये भी तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है, तो वैलेंस मिनिमम आपका यहाँ कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो 2 बच क्या रहा है, 2 चूंकि ये हमारा रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर आपका 2 बच रहा है, वो है क्या, वो भी तुम्हारा सम ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बचा हुआ है ना, तो इसको फिर हम किससे डिवाइड कर देंगे, इसको हम फिर से डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा 1, तो 2 से डिवाइड कर दे तो टोटल कितना आ गया आपके पास में, टोटल हमारा हो गया 4। ओके, तो अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाता है, 4 आ रहा है, तो ध्यान रहे ये 4 आपका डिवीजन नहीं है, बल्कि ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमारा आता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो रहा है, नंबर ऑफ कितना हुए ऑर्बिटल्स आए, तो हमें कितना चाहिए, 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो एक 1s से उठा लीजिए, उसका 3 p से उठा लीजिए, तो क्या बन गया हमारा sp3, मतलब हमारा PCl3 का अगर बात किया जाए सेंट्रल एटम p का, तो हमारा कितना आ जाएगा sp3 आ जाएगा। ओके, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर ओके, तो देखिए अब PCl5 का बना के देखिए आप, तो PCl5 भी वैसे ही बनेगा, तो PCl5 को बनाने के लिए क्या करना होगा हमको, PCl5 में कुछ नहीं करना है आपको, ये तो दोनों सेम ही रहेगा, बस अंतर कहाँ पर हो जाएगा आपको, PCl3 का क्या आ जाएगा, PCl3 का हमारा sp3 हो गया, और PCl5 में देखिए, तो PCl5 को बनाने के लिए क्या करेंगे हम, बहुत ही आसान सा तरीका है, देखिए सबसे पहले हमें इसको चेंज करना होगा, कन्फिगरेशन तो दोनों का सेम ही रहेगा, कन्फिगरेशन टोटल इलेक्ट्रॉन्स कन्फिगरेशन देखिए, P का कन्फिगरेशन कितना होगा, P के लिए 15 होता है, P यहाँ पर है, तो P के लिए 15 लिखोगे आप, तो 2 8 5 15 हो गया, उसके बाद फिर क्लोरीन के लिए भी सेम कन्फिगरेशन रहेगा 2 8 17, तो अब देखिए अंतर कहाँ पर हो जाएगा, अंतर हो जाएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि देखिए फॉस्फोरस के लिए P5 हो गया आपने, और क्लोरीन के लिए कितना लिया आपने 7 लेंगे, तो 7 हो गया, उसके बाद अभी हमारे पास पहले क्लोरीन 3 था, अभी क्लोरीन कितना है हमारे पास में 5 क्लोरीन है, तो यहाँ पर क्या कर दिया 5 लिख दिए, तो कितना हो गया 7 5 35, ओके 7 5 35, 35 प्लस 5 कितने हो गए 40 हो गए, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप 40, तो 40 क्या हो गया हमारा टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, ये 40 कितना हो गया हमारा टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ किसका, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का हमारा, ओके लास्ट ऑर्बिट या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का हमारा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 40, राइट। अभी देखिए 40 हो गया, उसके बाद हम बात करेंगे, अब हम क्या, तो 40 आ गया मतलब क्या कि 8 से ग्रेटर है, 8 से ग्रेटर है और किससे कम है, और आपका कम है किससे 56 से कम है, तो 8 से ग्रेटर और 56 से लेस होने के बाद आप क्या करते हैं डिवाइडेड बाय व्हाट, 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, आपको मिलेगा यहाँ पर 8 से डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा आपको मिलेगा 5 मिलेगा, 8 पंचे 40, तो आपका टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आ गए 5, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 आ गए, तो आपको कहाँ से लेना है, S से 1 ले लीजिए, S से 1 ले लीजिए, उसके बाद फिर आपको 5, अभी भी 4 चाहिए, तो आपके पास P के पास कितना है, P के पास आप 3 है, तो 3 वहाँ से उठा लीजिए, अभी भी आपको पूरे नहीं हुए हैं, 3 1 4 ही हुआ है, एक और चाहिए आपको, एक और चाहिए, तो आप क्या करोगे, अब S खत्म हो चुका है, P खत्म हो चुका है, अब आपको D से उठाना पड़ेगा, तो D में कितना है 5 है, तो D में 5 है, तो आप इसका एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मतलब ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, तो ऑर्बिटल आप वहाँ से ले लीजिए 1D ले लीजिए, ओके, तो 1D ले रहा है, इसका मतलब इसको ऐसे लिखेंगे हम, वन डी ले लीजिए, तो टोटल आपको कैसे लिख सकते हैं इसको 1s 3p और 1d, मतलब sp3d, ओके, तो PCl5 का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा sp3d हो जाएगा, राइट। देखिए आपको समझ में आया कि नहीं, बहुत आसान सा चीज़ है, आपको बहुत ईजी आप समझ सकते हैं इसको।
एक तो आप ये प्रोसीजर से समझ सकते हैं, दूसरा इसका अगर आपको स्ट्रक्चर आता हो तो आप स्ट्रक्चर के थ्रू भी इजी वे में आप कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको, स्ट्रक्चर बेस पे भी बताऊंगा। पहले आप ये मेथड को जान लीजिए, क्योंकि कहता है कि पहले हमें बेसिक मेथड का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बेसिक मेथड का जानकारी नहीं है तो शॉर्टकट तरीके कभी कभी हमारे फेल भी हो जाते हैं, राइट। तो अभी फ़िलहाल देख लीजिए इसको, उसके बाद हम देखते हैं H2SO4 का, फिर हम बात करेंगे वाटर का। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, H2SO4 लिखा हुआ है। तो H2SO4 क्या होगा आपका, H2SO4 में सबसे पहले आपको क्या देखना है, सेंट्रल एटम को ध्यान देना है। तो सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा हमारा, सल्फर हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, ओके। तो सल्फर क्यों होगा, देखिए सबसे पहले तो लेस नंबर में है, एक ही है, ये सल्फर हो जाएगा। हाइड्रोजन, उसके बाद फिर दूसरी बात क्या है कि ऑक्सीजन, दूसरी बात क्या है हमारा, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए। तो हमारा देखिए लेस इसमें देखिए अगर इन तीनों की बात किया जाए तो इन तीनों में सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, आपका हाइड्रोजन है। लेकिन हाइड्रोजन आपको मैंने पहले ही बताया था कि वो एक्सेप्शन में आता है और उसको आपको नहीं ध्यान देना है, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, हाइड्रोजन तो कोई मतलब का है नहीं यहाँ पर, तो सीधा हम सल्फर की बात करेंगे। तो सल्फर सबसे लेस नंबर में है, पहला। दूसरी बात कि हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो ऑक्सीजन और सल्फर में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सल्फर है, ओके। तो सल्फर हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब एक सेंट्रल एटम हमारा क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कन्फिग्रेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले हम सल्फर की बात कर लें। तो सल्फर कितना होता है, 16 होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। तो इसका KLM बात कर लेते हैं, मतलब इसका कन्फ्यूगेशन कर ले। तो कन्फ्यूगेशन कितना हो जाएगा, सल्फर का 16 है। स्वीट 16 मतलब क्या हो गया, स्वीट मतलब इसको याद करने का एक तरीका है, ऐसा कुछ गलत मीनिंग नहीं है इसका। स्वीट 16 मतलब इसका सल्फर को हम क्या बोलते हैं, स्वीट 16। इसको याद करने का एक ट्रिक है, दैट्स ऑल, और कोई इसकी मीनिंग नहीं है। तो हमने यहाँ पर देखिए क्या है आगे 2, उसके बाद फिर यहाँ के 2 के बाद हम क्या लिखेंगे, आपको 16 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, इसमें 8 होता है और इसमें 18 होता है। तो आपको 18 तो चाहिए नहीं, कितना चाहिए, 16 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 16 में से 10 ऑलरेडी ले चुके हैं, आपको कितना बचा, 6 बचा, राइट। तो ये हमारा आउटर मोस्ट हो गया, क्योंकि ये फुल फिल्ड है पहले से, तो यही हमारा लास्ट ऑर्बिट बच गया। उसके बाद फिर हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन कितना होता है आपका, 1 होता है। तो 1 मतलब क्या हो गया, ये KLM में केवल 1, पहला ही 1 हो जाएगा, लास्ट ऑर्बिट हो गया हमारा यही। उसके बाद फिर ऑक्सीजन की बात कर लें। तो ऑक्सीजन कितना होता है, 8 होता है। ऑक्सीजन 8 होता है। तो ऑक्सीजन के 8 में क्या होगा, पहला 2, उसके बाद कितना चाहिए हमें चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन और। तो हमारा सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, देखिए पहला हो गया वैलेंस यहाँ पर, दूसरा वैलेंस यहाँ पर हो गया, तीसरा वैलेंस यहाँ पर हो गया। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया हमारा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, 6 + 1 + 6। तो देखिए सबसे पहले कितना, 6 हो गया। 6 किसका लिखा हमने, सल्फर का लिखा, करेक्ट है। उसके बाद हाइड्रोजन का लिखे हैं, हाइड्रोजन का 1 है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। लेकिन आपको ध्यान रहे हाइड्रोजन कितना है वहाँ पर, 2 हाइड्रोजन है, तो आप यहाँ क्या करोगे, 2 लिख देंगे। उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद फिर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास में, 6 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। और ऑक्सीजन का टोटल कितना है, टोटल आप देख सकते हैं वहाँ पर 4 है, तो ये × 4, तो टोटल कितना हो गया, काउंट कर लीजिए इसको। देखिए 6 × 24, चलिए मैं लिख देता हूँ एक बार और, 6 प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस 6 × 24। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गए, 24 और 6, 30 और 2 32, ओके। तो टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया हमारा, 32। तो 32 हो गया, किसके बीच में चला गया, वो 8 और 56 के बीच में आ गया, 8 और 56 के बीच में आ गया। तो 8 और 56 में चला गया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो डिवाइड कितने से होगा, ये डिवाइड हो जाएगा आपको 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा, 8 ×
32, तो ये हमारा आ जाएगा 32, सॉरी 8 चौके 32 हो गया, मतलब यहाँ पर कितना हो गया आपको 4 से डिवाइड हो गया ये। तो 4 आपका क्या आया, 4 आपका आ गया टोटल सम ऑफ ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा 4। तो आप इजीली क्या करेंगे, आप 1s से ले लीजिए, 1s प्लस 3p ले लीजिए, कितना बन गया sp3, मतलब इसका हमारा क्या बन गया sp3 आ गया, राइट। और उसी तरह से आप वाटर का भी निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो चलिए अब देखते हैं, अब नेक्स्ट का हम निकाल के कैसे निकालते हैं। कुछ अब प्लस माइनस चार्ज अगर हो तो हम कैसे निकालेंगे उसका हाइब्रिडाइजेशन, वो थोड़ा देखते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन क्या है, CH3 प्लस चार्ज है, ओके, या फिर मान लीजिए CH3 माइनस चार्ज है, तो हम इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि कभी कभी इस तरह से भी पूछा, इस तरह से भी लिखे रहते हैं, तो उसका हमें कैसे निकालेंगे, प्लस चार्ज का मतलब क्या हुआ है और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास माइनस प्लस का चार्ज है, या तो आप उसका प्रॉपर मेथड जो बताया गया उस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका एक और मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन पहले इसका बेसिक तरीका मैं बता दूं, उसके बाद फिर स्ट्रक्चर बेस पे भी जो होगा उस स्ट्रक्चर बेस पे भी आपको हम बता देंगे कैसे हम निकालते हैं। तो ये चीज़ें देखिए, अभी आपको क्या पता है, एक प्लस चार्ज है, ठीक है, तो पहले हम इसको बताते हैं फिर हम इसको बताएंगे आपको। तो प्लस चार्ज का मतलब क्या हुआ, पहले ये जान लेते हैं। देखिए किसी भी एलिमेंट पर अगर प्लस चार्ज आता है, इसका मतलब क्या हुआ होगा कि वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ होगा, निकला होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब वहाँ से जाता है तो क्या छोड़ के जाता है, पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाता है। कोई भी एलिमेंट, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए सोडियम हमारे पास में, तो सोडियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए, यहाँ से ऐसे लिख देंगे -1 इलेक्ट्रॉन, तो -1 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ, यहाँ से इधर की ओर जा रहा है, मतलब यहाँ से माइनस हो रहा है, मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो इसको आपको कैसे लिखना होगा, Na प्लस लिखना होगा। तो आपको क्या दिखा है यहाँ पर, और इसको आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, कहने का मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ गया, बाहर गया, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ओके, तो यहाँ क्या समझ में आया आपको कि किसी भी एटम पर ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, कि किसी भी एटम पर पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है कि वहाँ से क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा। ओके, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, राइट। तो सिंपल सा आपको ध्यान में ये रखना है कि किसी भी एटम से किसी भी एलिमेंट पर अगर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तो आप क्या समझना, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला गया होगा। अगर एक पॉजिटिव चार्ज दिखा है तो, अगर 2 दिख रहा है तो वहाँ से कितना, 2 इलेक्ट्रॉन का निकाला गया होगा। ओके, चलिए दूसरी बात, और अगर यहाँ पर नेगेटिव की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो नेगेटिव का क्या मतलब होता है, नेगेटिव का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन को लेना। क्योंकि देखिए नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपने किसी से लिया है, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चूंकि नेगेटिव नेचर होता है, इसीलिए क्या होगा, कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या रिसीव करता है, तो वहाँ पर क्या होगा, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। क्योंकि जब तक नेगेटिव चार्ज हम दिखाएंगे नहीं, तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि आपने इलेक्ट्रॉन लिया है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन जैसे जब भी कोई भी एलिमेंट एक्सेप्ट करता है तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, और यदि इलेक्ट्रॉन कोई देता है तो उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। देखिए ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आपने किसी को कुछ दिया, ओके, आपने किसी को कुछ दिया, तो इस बात का क्या प्रूफ है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, तो आप क्या करते हैं कि एग्रीमेंट बना लेते हैं एक पेपर का, आप उस एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं, एक पेपर के रूप में आपके रहता है, एक पेपर के रूप में एक प्रूफ रहता है, राइट। लेकिन एटम की बात की जाए तो एटम के पास क्या प्रूफ है कि तुमने इलेक्ट्रॉन दिया है या फिर इलेक्ट्रॉन लिया है। तो यहाँ प्रूफ इसके पास क्या है, यहाँ प्रूफ है इसके पास इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज और या फिर नेगेटिव चार्ज। ओके, तो इलेक्ट्रॉन अगर आप किसी ने दिया तो उस पर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जैसे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो प्रूफ है कि उसने इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, राइट।
और या कि कोई एटम अगर नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर, तो ये समझ लीजिएगा कि उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, किसी से लिया होगा। अब किससे लिया हुआ है उससे आपको लेना देना नहीं है, बस आपको ये जानना है कि उस एटम ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा। अगर एक है तो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा, और दो है तो वहाँ पर कितना होगा, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा, राइट। बस इतना ही जानना है आपको। उसके बाद देखिए आगे इस तरह के कंपाउंड्स का हम कैसे हाइब्रिडेशन निकालते हैं। देखिए मान लीजिए CH3+ का आपको हाइब्रिडेशन निकालना है, तो सबसे पहले जो प्रोसीजर आपको बताया है वो सिंपल सा है। कार्बन का कितना होता है, 6 होता है, तो आप क्या करेंगे, KLM कर दीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको, 6 इलेक्ट्रॉन में 2 कर लीजिए यहाँ पर, और बाकी कितना बच गया 4, 2 + 4 6 हो गए। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो यहाँ पर 1 हो गया। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन 4 + 1 इंटू CH3 है, यहाँ पर 3 कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए 4 आपका कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, प्लस हाइड्रोजन के लिए, एक हाइड्रोजन के लिए 1 है, तो 3 हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक पॉजिटिव दिख रहा है, तो एक पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकाला गया होगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको यहाँ करके क्या करना होगा, माइनस करना होगा। समझ आई बातें। जब कभी भी पॉजिटिव चार्ज आपको दिखे तो आप क्या करना है, वहां पर माइनस लगा देना एक, तो माइनस आप लगाओगे तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, वो टोटल कितना हो गया बताइए, 4 + 3 - 1, तो कितना होगा यहाँ पर देखिए 2, मतलब 4 + 6 हो जाएगा, 4 + 2 हो जाएगा, 4 + 2 मतलब 6 हो गया यहाँ पर। तो 6 मतलब क्या हो गया, 2 से ज़्यादा हो गया, 2 से ज़्यादा और 8 से कम हो गया। तो 2 से ज़्यादा और 8 से कम जब होता है इलेक्ट्रॉन हमारा, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप कितने से डिवाइड करते हैं इसको, 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका टोटल कितना आ गया हमारा यहाँ पर, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 3 आ गया। तो टोटल ऑर्बिटल आपको कितना नीड हो गया, आपको यहाँ टोटल ऑर्बिटल 3 है, तो आपको 3 ऑर्बिटल्स चाहिए। तो 3 ऑर्बिटल्स में आप क्या करोगे, पहला 1s ले लीजिए, दूसरा कितना ले लेंगे, p के पास कितना है 3 है, t के पास 3 है, आपको चाहिए कितना, आप ऑलरेडी एक उठा चुके हैं, s से एक ले चुके हैं, तो आपके पास कितना चाहिए, और 2 ही चाहिए। तो और 2 चाहिए, इसका मतलब आप क्या करोगे, p से 3 में से आप 2 ले लीजिए, तो कितना यहाँ पर 2p हो गया, मतलब टोटल कितना हो गया sp2। तो CH3 प्लस का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2, राइट। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं CH3 माइनस, तो CH3 में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना आपको, बहुत ही आसान सा चीज़ है, सब कुछ सेम रहेगा, बस अंतर क्या हो जाएगा, एक जगह अंतर हो जाएगा आपका। पहले इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप। ओके, तो देखिए अब नेक्स्ट समय क्या करना है, CH3- की बात करना है। तो CH3- में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं हम लोग। आपको CH3- में क्या करना है, देखिए आपने क्या, हमने बोला था कि अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इलेक्ट्रॉन अगर कोई लेता है तो इसका मतलब क्या, उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। लेना मतलब क्या, कि आपके पास ज़्यादा होना, राइट। इलेक्ट्रॉन आप किसी से ले रहे हैं, इसका मतलब तभी तो आपके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है, तो इसी वजह से तो आप नेगेटिव में जा रहे हैं। तो नेगेटिव होने का, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने का मतलब आपके पास एक ज़्यादा होना, तो एक नेगेटिव मतलब एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होना, मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन घटने के बजाय क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन था पहले, अभी क्या हो गया, आपको एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ रहा है, तभी तो आप नेगेटिव शो कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो सारी चीज़ें वो सेम रहेगी, बस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव का मतलब यही होता है कि आपके पास जितना चाहिए था उससे ज़्यादा आपने इलेक्ट्रॉन लिया है। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पर अभी टोटल कितना हो जाएगा हमारा सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 और इंटू, देखिए एक सबसे पहले देखिए कन्फ्यूजन देख लीजिए, कन्फ्यूजन एज इट इज होगा। कार्बन के लिए 2 और 4, हाइड्रोजन के लिए 1, और यहाँ पर देखिए टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4 + 1 इंटू 3, उसके बाद फिर क्या करेंगे, +1 कर देंगे क्योंकि एक नेगेटिव दिख रहा है। तो टोटल कितना हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया हमारे पास में, 8, और 8 आपको पता है कि 2 और 8 से बराबर हो, 2 > 8 से बराबर या फिर
लेस देन हो तो आप डिवाइड कितने से करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, ये 4 आ गया आपका। तो 4 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो गया 4, तो टोटल ऑर्बिटल 4 हो गया, तो आपके पास ऑर्बिटल कितना चाहिए 4, तो 4 में से क्या करेंगे, पहले S1s का ले लीजिए, फिर दूसरा किसका ले लीजिए 3p का ले लीजिए, तो हो गया हमारा sp3। ओके, तब तक नोट डाउन कीजिए इसको आप। ओके, नोट डाउन कर लिए होंगे आप तब तक। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, एक खास बताने जा रहा हूं, और देखिए वो उसको हम कैसे निकालेंगे। अब मान लीजिए कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसको कि 8 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन उसका 8 टोटल के टोटल इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ही आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए जेनोन की बात कर ले हम, तो जेनोन वाले जो कंपाउंड होते हैं, जेनोन क्या होता है, इनर्ट गैस होता है। तो इनर्ट गैस जो होगा आपका, वो क्या होगा 8 के 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके अंदर, तभी वो इनर्ट हो सकता है, क्योंकि उसका जो ऑक्टेट होता है, ऑक्टेट पूरा होगा तभी वो क्या होगा, वो इनर्ट गैस होता है। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट बात है कि हमें लास्ट वाली इलेक्ट्रॉन की हमें सिर्फ क्या करनी पड़ती है, लास्ट वाली इलेक्ट्रॉन का ध्यान देना पड़ता है। जो हमारा लास्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही हमारा क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब ये जरूरी तो नहीं है कि हमेशा कभी 1 हो, कभी या 2 हो, या फिर 3 ही तक हो, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है उसके लास्ट ऑर्बिट में, या फिर 5 हो या 6 हो। तो ये भी तो हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है कि 8 का 8वां इलेक्ट्रॉन उसके लास्ट ऑर्बिट से ही हो, पॉसिबल हो सकता है कि जैसे कि जेनोन का केस ले लीजिए आप, जेनोन का केस आप ले सकते हैं। जैसे कि एक कंपाउंड मान लीजिए कि आपके पास है कुछ इस तरह से XeO F2 मान लीजिए, इस तरह से आपके पास क्वेश्चन है, सपोज दैट। तो यहाँ पर इसको आप, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे निकालोगे, जेनोन है तो जेनोन जो है आपका, जेनोन का आपको एटॉमिक नंबर तो पता नहीं है, आप क्या करोगे, तो एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो आपको एक बात तो पता है कि जो इनर्ट गैस होता है, इनर्ट गैस का जो कन्फिगरेशन होता है वो क्या होता है, उसके ऑक्टेट पूरा ऑक्टेट पर जाकर खत्म होता है। तो ऑक्टेट मतलब क्या, 8 का 8वां इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है उसमें, लास्ट ऑर्बिट में होना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जेनन होगा, वो जेनन के पास कितना, उसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। तो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, यहाँ पे बहुत आसान सा ट्रिक है, आपको समझने में बहुत आसानी होगी उसके लास्ट ऑर्बिट को निकालने के लिए। जैसे कि जितने भी आपके पास क्या है, इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस मतलब क्या हो गया यहाँ पर देखिए, इनर्ट गैस आपके पास कितना है टोटल, जो 18वीं ग्रुप जो है हमारा, 18वीं ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, इनर्ट गैस बोलते हैं। तो इनर्ट गैस क्या क्या है हमारा, सबसे पहले देखिए हीलियम और नियोन, हीना और करीना, जेनॉन, रेडॉन, सॉरी Xe, ठीक है। तो ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं हमारा क्या है, 18th ग्रुप है ये। तो 18th ग्रुप का ये हमारा पार्ट क्या है, ये हमारा है जो इनर्ट गैस है। तो इनर्ट गैस में इसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब जितने भी आपके गैसेस हैं उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सिर्फ हीलियम को छोड़ दिया जाए, हीलियम में कितना होता है, केवल हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। बाकी जितने भी आपके पास गैसेस हैं यहाँ पर, ये इनर्ट गैस जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, वो सारे के सारे आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स होना पड़ेगा इसके अंदर, तभी वो इनर्ट गैस कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जेनोन जो हमारा है, जेनोन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो हमें पता चल चुका है कि जेनोन के अंदर कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। प्लस ऑक्सीजन का आपको पता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। और उसको फ्लोरीन का कितना होता है, फ्लोरीन देखिए, फ्लोरीन आपका 17th ग्रुप का है, 17th ग्रुप का है। तो 17th ग्रुप है, इसका मतलब क्या हुआ कि 17th मतलब 7 हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि 10 से जैसे ही ज़्यादा होगा तो आपको क्या करना है, आपको 10 हटा के जितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 + 6, 6 + 7 हो जाएगा यहाँ पर, और इंटू कितना हो जाएगा 2, ओके। तो कितना हो गया, 8 + 6
14 प्लस 7, 7 इंटू 2 कितना हो गया 14, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गए 28 हो गए, 28 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 28 इलेक्ट्रॉन को डिवाइड, देखिए अब ये कितने से ज़्यादा हो गया, 2 से 8 से भी ज़्यादा हो गया, 8 से ज़्यादा और 56 से कम है। तो इसको डिवाइड कितने से करेंगे आप, 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताइए, इधर डिवाइड कर लीजिए। तो 8 चौके 32 तो नहीं हो सकता, 8 तिया 24 को बोल सकते हैं, 8 तिया 24, 24 कितना बच गया 2, और 2 किससे ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा 4 जो आया आपका 4 आया, तो 4 किससे ज़्यादा है, 4 आपका 2 से ज़्यादा और 8 से कम है। तो आप फिर से कितने से डिवाइड करेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपको 2 आ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया आपका 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए आपके 5 आ गए। तो 5 आ गया मतलब 1s ले लीजिए और 3p ले लीजिए, कितना हो गया 3 1 4, अभी भी एक बचा हुआ है आपको, तो 3 1 4 1 और 1d ले लीजिए। तो टोटल आपको क्या बोल देंगे इसको हम sp3d। तो हमारा XeOF2 की बात किया जाए तो XeOF2 का हमारा हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3d हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इस तरह से हमें हाइब्रिडेशंस निकालना आना चाहिए। और बहुत ये तो हमारा कन्वेंशनल मेथड था, ये हमारा क्या हो गया कन्वेंशनल मेथड हो गया, जिसको हम पूरे प्रोसीजर्स के साथ निकालते हैं। और जो सबसे आसान तरीका क्या है, और वो आसान सा तरीका है वो हमारा है स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन। तो कभी कभी हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह से नहीं पूछता, कभी कभी क्या जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाइब्रिडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन हमें इस तरह से नहीं पूछते हैं। वो हमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, वो किसी कंपाउंड को दे दिया, लंबा सा कंपाउंड दे दिया और कंपाउंड का हमसे पूछा जाता है हाइब्रिडाइजेशंस। ओके, तो वो हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालेंगे कंपाउंड का वो देखिए, और उसके लिए हमें स्ट्रक्चर का पता होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैसे निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशंस। चलिए देखिए, मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन, अभी तो मैंने आपको एक नॉर्मल सा कंपाउंड दे दिया, आप निकाल लिए। मान लीजिए कि स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, तो आप कैसे निकालोगे उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। अभी अभी आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, CH4 का आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाला, CH4 का हाइब्रिडाइजेशन निकाला, कितना आया आपका sp3 आया। ओके, तो ये आपका एक सिंपल एक कार्बन दे दिया, 4 हाइड्रोजन दे दिया, तो आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाल दिया। लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि आपका ये बताइए हमको CH3, CH2 और CH3, तो अब आपसे कह रहा है कि कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालिए, तो आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे। चूंकि यहाँ पर क्या है मोनो एटमिक है, तो आपने आराम से निकाल दिया, राइट। मोनो एटम में तो सिंगल एटम था, तो आपने क्या कर दिया यहाँ पर नॉर्मली आपने हाइब्रिडेशन निकाल दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ तो 3 एटम आ गया, 1 2 3 हो गया, 3 कार्बन हो गया, तो आपसे कह रहा है कि हाइब्रिडेशन निकालिए। नॉर्मली आपसे कहेगा हाइब्रिडेशन इसका निकालिए, आप कैसे निकालोगे इसको आप, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसको स्ट्रक्चर का ध्यान देना जरूरी है। ओके, तो स्ट्रक्चर क्या हुआ, मतलब इसका स्ट्रक्चर का पता होना बहुत जरूरी है आपको। तो स्ट्रक्चर में देखिए इसका कैसे लिखते हैं हम, तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले हम CH4 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। CH4 का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो देखिए इसका हमें क्या है sp3 हो गया, तो sp3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। sp3 CH4 का जो स्ट्रक्चर क्या होता है, sp3 उसका हाइब्रिडेशन होगा, और sp3 हाइब्रिडेशन का क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ओके, तो टेट्राहेड्रल को समझने के लिए क्या है, वो हमारा टेट्राहेड्रल किस तरह का स्ट्रक्चर होता है वो आपको मैं थोड़ा दिखाऊंगा, बोर्ड पे करके दिखाता हूँ। और ये हमारा एक 3 डायमेंशनल फिगर है, तो 3 डायमेंशनल फिगर को थोड़ा सा समझने में आपको परेशानी हो सकती है, बट मैं ट्राई करूंगा, अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। चलिए देखिए, सबसे पहला चीज़ देखिए, यहाँ पर हमारा कार्बन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा और दूसरा हाइड्रोजन आपका इधर होगा, और
ओके, तो देखिए यहां जो आपको दिख रहा है, ये जो आपका ये आपको वेज लाइन, जो वेज लाइन इसको क्या बोलते हैं, हम वेज लाइन बोलते हैं, इसको हम वेज बोलते हैं, और ये हम बोलते हैं डॉटेड। ये जो आपका डॉटेड लाइन दिख रहा है, देखिए दरअसल ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये आपको एक हाइड्रोजन इसके प्लेन में आएगा, जो आपको बोर्ड एक प्लेन है हमारा, तो बोर्ड पे देखिए एक हाइड्रोजन ऊपर की ओर नजर आएगा, दूसरा हाइड्रोजन इस तरफ नजर आएगा। ओके, एक हाइड्रोजन ऐसे, दूसरा हाइड्रोजन इस तरह से, और तीसरा और चौथा जो हाइड्रोजन है वो आपको कैसा नजर आएगा, देखिए ध्यान से जरा। देखिए दो आपको पता चल चुका है कि दोनों प्लेन में, इस बोर्ड एक प्लेन है, और बोर्ड पर क्या, इस प्लेन में एक ये हो गया, दूसरा प्लेन आपका ये हो गया, मतलब प्लेन में दोनों तो दोनों हाइड्रोजन क्या होगा, एक प्लेन में रहेगा, बाकी दो जो हाइड्रोजन है वो आपका प्लेन में नहीं आएगा। देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है वो आपको क्या दिखेगा, ये जो दिख रहा है आपको, ये इस तरह का उठा हुआ नजर आएगा, ऐसे बोर्ड से बाहर की ओर नजर आएगा आपको। ओके, बोर्ड से हल्का सा उठा हुआ, सामने की ओर आपको हल्का सा बाहर निकलता हुआ नजर आएगा आपको। ओके, ये जो वेज लाइन है आपका, जो आपको यहाँ पर देख रहे हैं डैश लाइन पूरा दिख रहा है आपको, डैश लाइन पूरा, ये जो मोटा लाइन है, तो वो उसको, वो वाला जो है, ये वाला जो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, वो कुछ इस तरह से आपको बोर्ड से बाहर निकला हुआ नजर आएगा। ओके, और दूसरा वाला जो हाइड्रोजन से, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है वो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। देखिए ध्यान से जरा सा, एक मिनट में थोड़ा आपको बताना चाहूंगा, कुछ इस तरह से देखिए, वहां जो आपको हाइड्रोजन दिख रहा होगा, ये जो आपका एक हाइड्रोजन ऊपर है, दूसरा हाइड्रोजन इधर है, तीसरा इधर और चौथा इधर। जैसे देखिए मैं इधर दिखाना चाहूंगा, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए ये हाइड्रोजन आप जो दिख रहा होगा आपको, ये जो हाइड्रोजन आपके प्लेन, ये हाइड्रोजन आपके प्लेन में है। ओके, देखिएगा ध्यान से, ये हाइड्रोजन, ओके देखिए ये इस हाइड्रोजन की बात करें हम लोग, ये जो हाइड्रोजन है आपका ये वाला है। ओके, उसके बाद ये वाला हाइड्रोजन देखिए, ये वाला जो हाइड्रोजन देख रहे हैं आप, ये वाला हाइड्रोजन इधर जो नॉर्मली प्लेन में है वो आपका ये वाला हाइड्रोजन है। ओके, उसके बाद ये आपका जो देख रहे हैं वेज लाइन वाला है, वेज लाइन वाला क्या है, ये आपको बोर्ड से बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। ये बोर्ड से, अगर ये बोर्ड का प्लेन है तो ये आपके बोर्ड से बाहर की ओर नजर आएगा आपको, बाहर की ओर। उसके बाद फिर आपका ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है ये आपको पीछे की ओर होगा, जो आपको दिखेगा नहीं, एक्चुअली में वो दिखता नहीं है हाइड्रोजन, क्योंकि वो पीछे की ओर, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पीछे की ओर, ये जो हाइड्रोजन है आपका पीछे की ओर, जो आपको सामने की ओर से दिख नहीं रहा होगा प्रॉब्ली। तो ये हाइड्रोजन हमारा पीछे वाला, इसीलिए जो दिखता नहीं है उसको हम क्या करते हैं, डॉट लाइन से दिखाते हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि पीछे भी कुछ है। जो पीछे क्या है हमारा, वो है एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये जो आपको क्या है, ये हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। हम इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोला जाता है उसको। ओके, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर हो गया इसका, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ इस तरह से, आपसे क्वेश्चन पूछता है सपोज CH3, CH2 और CH3, आपसे पूछ रहा है इसका और इसका बताइए हमें हाइब्रिडेशन क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले अभी आपको क्या दिखा, यहाँ पर CH4 का क्या दिखा, sp3 दिखा। तो यहाँ पर क्या है, CH3 है क्या, CH4 तो नहीं है, तो CH4 नहीं है तो इसका मतलब क्या sp3 नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है कि sp3 नहीं होगा। अब क्या होगा उसको जानने के लिए हम थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर को थोड़ा समझाना चाहूँगा। देखिए, और ध्यान रहे एक बात आपको कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, हाइब्रिडाइजेशन केवल और केवल क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड के लिए वैलिड होता है। ध्यान रखिएगा मेरी बात, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब कभी भी आपको हाइब्रिडाइजेशन की बात किया जाए तो आप ये हमेशा माइंड में कर चलिएगा कि आपका जो हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा वो कहीं ना कहीं सिग्मा बॉन्ड से रिलेटेड है। मतलब जितना सिग्मा बॉन्ड होगा उतना ही आपका क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा आपने,
मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आप अभी थोड़ी देर पहले आपको ऊपर में एनालिसिस करके देख लीजिए। हम आपको जो बोले हैं क्या, जितना सिग्मा बॉन्ड होगा उतना ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होगा। करेक्ट है? मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, इस बात को मैं प्रूव करता हूँ अभी। अब देखिए CH4 है, तो CH4 का स्ट्रक्चर हमने क्या बनाया था, यहाँ पर कुछ इस तरह से बनाया था। ओके, तो पहले अब सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपको पहले इधर बता देता हूँ। देखिए अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। अगर सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, दूसरा हमारा पाई होगा, और तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए एक सिग्मा होगा, वन सिग्मा, और एक क्या हो गया हमारा, एक पाई बॉन्ड हो गया। ओके, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, एक सिग्मा होगा और ऊपर और नीचे दोनों क्या हो जाएगा, हमारा पाई हो गया। मतलब यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होगा हमारा। आप देख सकते हैं यहां पर। तो देखिए यहां पर क्या है, चारों के चारों हमारा क्या है, चारों के चारों हमारा सिग्मा बॉन्ड है। तो इसका मतलब हमने क्या बोला था, टोटल जितना भी सिग्मा बॉन्ड होगा उतना टोटल नंबर ऑफ क्या होगा आपका, ऑर्बिटल लीड होगा। तो टोटल देखिए यहाँ पर कितना है सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं कि कितना ऑर्बिटल चाहिए आपको, 4 ऑर्बिटल चाहिए। तो 4 ऑर्बिटल चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 s 3 p। तो आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, sp3 हो गया। तो जितना आपको सिग्मा बॉन्ड होगा, जितना भी आपका सिग्मा बॉन्ड होगा उतना ही आपको क्या होगा, उतना ही आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी चाहिए। तो या हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ऐसा क्या, कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड is directly proportional to what? Number of sigma bonds is directly proportional to number of orbital requirement. Number of orbital required. ओके, तो देखिए यहां पर क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ओके, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड। मतलब जितना आपको क्या है सिग्मा बॉन्ड होगा उतना ही आपको ऑर्बिटल्स का भी रिक्वायरमेंट होगा, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है आपके पास, CH4 में देखिए सिग्मा बॉन्ड कितना है आपके पास में, 1 2 3 4। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी सिंगल बॉन्ड होंगे वो सिंगल बॉन्ड क्या होता है हमारा, वो सिग्मा बॉन्ड होता है। आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल बॉन्ड क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड होगा। और सिग्मा बॉन्ड क्या है, कितना है आपके पास में, यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4। तो 4 आपका 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या हो गया, 4 आपका ऑर्बिटल हो गया। 4 ऑर्बिटल चाहिए आपको। 4 ऑर्बिटल के लिए आप क्या बोलेंगे, sp3 बोलते हैं, ऑलरेडी आपको हमने बता रखा है sp3 होगा। अगर मान लीजिए कि आपको 4 ऑर्बिटल की जगह आपका कितना हो गया, मान लेते हैं आपको 5 ऑर्बिटल्स आपकी जरूरत पड़ गया, तो 5 ऑर्बिटल्स के लिए क्या बोलेंगे आप, sp3d बोल देंगे, राइट। तो चलिए इस तरह से हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बेस्ड के थ्रू हम बाय जस्ट नोइंग द सिग्मा बॉन्ड आप क्या करेंगे, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड जान लीजिए और उसके बाद आप उसका ऑर्बिटल्स का नंबर पता चल जाएगा और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसका हाइब्रिडेशन निकाल देंगे सिंपली। तो चलिए देखते हैं एक आध क्वेश्चन बना के, फिर पता चल जाएगा हमें ये कैसे निकालना होता है स्ट्रक्चर बेस के थ्रू। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ है, सपोज हमें क्वेश्चन दे दिया हमारा CH3 CH2 CH3 दिया हुआ है, राइट। इसका हमें क्या पूछा जा रहा है, ये अंडरलाइन है, यहाँ पर जो अंडरलाइन कार्बन है उसका हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ओके, तो अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया कि हमें क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। नंबर ऑफ क्या करना है आपको, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करने के लिए क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए आप। तो स्ट्रक्चर मतलब क्या कि आपको वो स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करो, आप इसको इस तरह से बना दो, क्योंकि CH3 होता है, आप CH3 ऐसे लिख दो। ओके, ताकि हमें क्या पता चल सके, ताकि हमें ये पता चल सके कि सिग्मा बॉन्ड कितना है। ओके, तो सिग्मा बॉन्ड कितना है इसमें बता, देखिए
पहले इस कार्बन को निकालेंगे, फिर इस कार्बन का निकालेंगे, फिर इस कार्बन का, तो तीनों कार्बन जो है, तीनों कार्बन का अलग अलग हमें क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, इसलिए क्योंकि हमें क्या किया है, तीनों अलग अलग कार्बन है, तीनों एक कार्बन नहीं है, तो चूंकि तीनों अलग अलग कार्बन है इसलिए हमें क्या करना होगा, तीनों का अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन भी निकलेगा। ओके, अब ये हो सकता है कि तीनों का सेम हाइब्रिडाइजेशन हो, या हो सकता है तीनों का अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन हो, ये भी पॉसिबल है। चलिए निकाल के देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले हमें जो काम करना है, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है, क्योंकि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जितना होता है उसका वही उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, नंबर ऑफ इस कार्बन के लिए सिग्मा बॉन्ड कितना है, टोटल काउंट कीजिए। देखिए 1, ये भी हमारा क्या सिग्मा बॉन्ड, ये भी कार्बन कार्बन के बीच में क्या सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, तो टोटल कितना सिग्मा हो गया, 4 सिग्मा हो गया। और 4 सिग्मा मतलब 4 ऑर्बिटल्स, 4 ऑर्बिटल मतलब क्या हुआ, sp3। तो इस कार्बन के लिए हमें कितना मिल गया, sp3 मिल गया। चलिए इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और इधर देखिए इन दोनों के बीच में कितना हो गया, 4 सिग्मा, तो टोटल कितना हो गया, इस कार्बन के बीच में कितना मिल गया, sp3 मिल गया, क्योंकि 4 और सिग्मा आ रहा है, मतलब 4 सिग्मा मतलब 4 ऑर्बिटल। तो इसका भी कितना है, देखिए 1 2 3 4 सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो ये टोटल सिग्मा कितना हो गया, 4 सिग्मा मतलब 4 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल मतलब क्या हुआ कि आपको sp3 हो गया, तो ये भी हमारे क्या हो जाएगा, sp3 हो गया। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन और दूसरा देखते हैं हम लोग। अब हम डबल बॉन्ड का भी इन्वॉल्वमेंट करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड का भी इन्वॉल्वमेंट करते हैं, देखते हैं उससे हमें क्या एडवांटेज मिल रहा है। ओके, चलिए आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी कहीं ना कहीं, बहुत आसान सा चीज है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेकर के देखते हैं फिर बनता है कि नहीं, हमें देखना है। मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH2, या फिर हम यहां पर क्या बोलते हैं, चलिए मान लीजिए CH3 बोलते हैं, यहां पर CH2 बोल देते हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। और आपसे क्या पूछा गया, अंडरलाइन कार्बन का क्या करना है आपको, अंडरलाइन कार्बन को आपको क्या करना है, अंडरलाइन कार्बन को आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, राइट। तो अंडरलाइन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे आप, अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है, जो सिंगल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर CH3 है, तो CH3 मतलब क्या, 3 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड होगा। ओके, 3 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, वो कैसे होगा, कुछ इस तरह से लिखा होगा, वो कुछ इस तरह से तीनों हाइड्रोजन होंगे यहाँ पर, राइट, 1 2 3, और उसके बाद फिर देखिए 1 2 3 और ये दोनों के बीच में कार्बन कितना, एक इन दोनों कार्बन के बीच में 1 सिग्मा हो गया, टोटल कितने हो गए, 4 सिग्मा हो गए। 4 सिग्मा मतलब क्या हुआ कि आपका 4 ऑर्बिटल रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या बोल देंगे, इस कार्बन का कितना हो जाएगा, sp3 हो गया। अब जरा यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या कर दिए, अगर थोड़ा सा आसान बनाने के लिए आप मैं इधर कर देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर कितना हो गया, एक, चूंकि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड में हमारे पास में डबल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, तो एक सिग्मा और एक पाई हुआ, तो एक सिग्मा और एक पाई में आपको क्या मैंने बोला, आपको पाई को काउंट नहीं करना है फॉर हाइब्रिडाइजेशंस, राइट। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर क्या है आपके पास में, सिग्मा 1 है, एक सिग्मा इधर हो गया और एक सिग्मा इधर हो गया, तो टोटल कितने सिग्मा हो गए आपके पास में, 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा हुआ, मतलब आपको कितने ऑर्बिटल्स चाहिए, 3 ऑर्बिटल्स चाहिए, और फॉर 3 ऑर्बिटल्स के लिए आपको क्या चाहिए, 3 आपको ऑर्बिटल्स मिल जाएगा, SPDF से आपको 3 ऑर्बिटल्स ले लीजिए, तो 3 ऑर्बिटल्स में से एक S ले लीजिए, राइट, एक S ले लीजिए, और कितना बचा आपके पास में, 2 और बच गया, 2 P के ले लीजिए, तो क्या हो गया, sp2 हो गया, मतलब इस कार्बन का हमारा हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो गया। ओके, उसी तरह से देखिए जिस तरह से ये है उसी तरह से ये भी है, एक सिग्मा इधर हो गया, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, तो कितना हो गया, इस कार्बन का भी हमारा sp2 हो गया। इस कार्बन का क्या हो गया, देखिए ये हमारा, ये थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं इस तरह से, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और ये हमारा जो इस तरह से कनेक्टेड था वो तुम्हारा कितना हो गया, 4 हो गया, 4 सिग्मा हो गया, तो 4 सिग्मा मतलब क्या हो गया, sp3 हो गया। और ये तो ऑलरेडी दिख रहा है आपको, जैसे यहाँ था वो वैसे यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, क्वेश्चंस जो पूछेगा हमारा
इसी तरह का स्ट्रक्चर बनाकर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है इस पे, वो हम आप नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल आप इतना देख लीजिए, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको वापस आएंगे तो आपको इसी तरह से हम समझाते हैं क्वेश्चंस रिगार्डिंग जो होगा, जो किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम से पूछे जाते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ ये देखा कि हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो अब जो हम बात करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में आपको बात करेंगे हम कि हाइब्रिडाइजेशंस के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं, रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन जो क्वेश्चंस हैं वो हमें एग्जाम्स में कैसे पूछे जाते हैं, मेंस में या फिर IIT JEE या फिर नीट या फिर KIT या एम्स या इस तरह के क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। एंड अभी तक के लिए इतना ही। ओके, सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।